and welcome to Daily The Hindu Analysis of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all. So, in our previous video, I have asked few questions. So, let's see their solution first. And the first question was, which institution launched India's first municipal bond index? And correct answer is National Stock Exchange. Next question was, which city is the host of International Bioresource Conclave and Ethnopharmacology Congress 2023? And correct answer is Imphal. So without wasting any time, let's see what is in the news. First news is again talking about India asks G20 to extradite economic offenders fast. देखिए, इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी लिया है और यहाँ से इस बार हमें प्रीलिम्स एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलेगा. सो इन टुडेज़ वीडियो व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू, मैं इसको पूरे 360 डिग्री से कवर करूँगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं हो. तो चलिए समझ लेते हैं पहले आर्टिकल में क्या बात कही गई है. तो देखिए, आपको जैसे पता है G20 की प्रेसिडेंसी में लगातार कुछ ना कुछ अलग अलग ग्रुप्स की मीटिंग हमें देखने के लिए मिलती है. तो ये जो मीटिंग यहाँ पर हुई है, यहाँ पर इंडिया ने चेयर किया है पहला एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप अंडर इट्स G20 प्रेसिडेंसी. और इंडिया ने कॉल किया जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक ऐसा मल्टीलैटरल एक्शन प्लान अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फ्यूजिटिव जो इकोनॉमिक अफेंडर्स है उसके लिए एक्स्ट्राडिशन के लिए बहुत स्पीडी वर्क करे, साथ ही जो एसेट का लॉस हो जाता है कंट्रीज़ को उनकी रिकवरी के लिए काम करे, चाहे हम डोमेस्टिक लेवल पर बात कर रहे हैं या ब्रॉड लेवल पर. अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड इंडिया में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंड हुए हैं और ऐसी कंडीशन में लोग देश छोड़ के भाग गए और दूसरे देशों में जाकर इन्होंने पलायन कर लिया. जैसे कुछ नाम आपको याद होंगे, एक है विजय माल्या और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड सो ऑन, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग. सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर G20 कंट्रीज़ को लेना होगा. तो पहले हमें समझना होगा आखिर ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट अगर इंडिया में है भी तो ये है क्या, या जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं ये किसे बोला जाता है. देखिए, हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. यहाँ पर दो कंडीशंस बताई गई हैं इन विच किसी भी व्यक्ति को फ्यूजिटिव FEO या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पर बोला जाएगा. पहली कंडीशन बात कर रही है कि एक अरेस्ट वारंट शुड बी इशूड अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर द शेड्यूल ऑफेंसेस वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व्ड इज ओवर 100 करोड़ रुपीस. दूसरी कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर ये कंट्री को यहाँ से छोड़ के भाग गए हों और इनकेस इन्हें समन किया जा रहा है देन दे डिनाइड टू कम बैक. In both the condition, what will happen? The individual will be declared as FEO. अब देखिए इसके बाद की कंडीशन क्या होती है. चलिए आपने FEO यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया. अब किसी भी व्यक्ति को एक पूरा चैनल है जिसके थ्रू आपको यहाँ पर उसे डिक्लेयर करना होगा. सबसे पहले एक व्यक्ति को FEO डिक्लेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन होगी जिसको फाइल किया जाएगा एक स्पेशल कोर्ट में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. फिर ये एप्लीकेशन शुड कंटेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी टू बी कॉन्फिस्टिकेटेड एंड एनी डिटेल अबाउट द पर्सन्स वेयरअबाउट्स. फिर ये स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी और ये इशू यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर इशू करेंगी और पूछेंगे उस इंडिविजुअल को कि भाई आइए और आप यहाँ पर आके क्या हुई है, हमारे सामने प्रेजेंट हुई है विद इन दी एटलीस्ट 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द पर्सन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ or herself, the proceeding would be dropped. And that act allows designated authority to provisionally attach all the properties of an accused while the application is pending before the special court. In that case, any person will be declared as the FEO. अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आप समझिए कि क्या ऐसी रिक्वेसाइट ऑफ कंडीशन आ जाती है फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डिक्लेयर्ड एज FEO. पहला, ऐसा बिलीव कर लिया जाता है देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन इज़ एन FEO. दूसरा, एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द पर्सन्स एंड द वेयरअबाउट्स, a list of properties of the value that such properties believed to be the process of the crime, including any such property outside India,
for which confiscation is sought. Next, a list of properties or any benami property that is owned by that individual in India or even in the abroad for which confiscation is sought. तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी. नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑफेंसेस. देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी काउंटर फीटिंग को आप ले लीजिए, फ्रॉड ले लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग ले लीजिए, टैक्स एविजन ले लीजिए, या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर जिसका संबंध आपकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा, दैट विल बी कंसीडर एज द इकोनॉमिक ऑफेंसेस. ठीक है. और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि प्रोहिबिट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, आप याद रखेंगे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है 1988 का. ये क्या करता है एक्ट, ये बोलता है कि कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हो रहा है ये उसको बैन करता है, उसको कंट्रोल करता है. इसी के बाद अगर हम बात करें बेनामी के अलावा तो आपके पास कंपनीज एक्ट आ जाता है, और आपको पता है 2013 में इसमें अमेंडमेंट किए गए थे. ये पुश करता है किसी भी तरीके के फ्रॉड को पनिश करता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को, डिपॉजिट को यहाँ पर मॉनिटर करता है. देन यू हैव द इंडियन पीनल कोड 1860 which also talks about to cover various crimes such as cheating, forgery, counterfeiting, etc. And the last you have the Code of Criminal Procedure 1973. So there are so many laws. So what India is saying here, इंडिया का बोलना है कि देखिए अभी तक जब हम ईडी की बात करते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं, तो आज की डेट में जितना भी एसेट जो इन्होंने एक्वायर किया है दैट इज़ 180 बिलियन, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो लॉसेज इनकर कर रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफईओज. और अगर इनके लॉसेस की बात करें तो दैट लॉस इज़ नॉट इवन नियर टू 180 बिकॉज दैट लॉस इज़ अबाउट 272 बिलियन. तो इंडिया का व्यू यहाँ पर ये है कि हमें स्ट्रेंथनिंग करना होगा ऐसे मैकेनिज्म को, स्पीडी ट्रायल्स को यहाँ पर, ताकि इस तरीके के जो क्राइम होते हैं, चाहे आप अपने देश की बात करें या अब्रॉड की बात करें, तो ये जो ऑफेंडर्स हैं ये अपनी कंट्री लौटें और जो भी इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत आसानी से और स्पीडी ट्रायल हो सके, सो दैट इट वुड बी बेनिफिट फॉर बोथ द कंट्रीज एज वेल एज फॉर द बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉर ऑल दी टैक्स पेयर, टैक्स अथॉरिटीज़, ताकि वो यहाँ पर बहुत ही स्पीडी तरीके से रिकवरी कर सके, और जो भी फ्यूचर में इस तरीके की पॉसिबिलिटी या मिसयूज़ होने के चांसेस हैं उसको भी यहाँ पर हटाया जा सके. सो बात कही जा रही है कि एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए G20 का कि वो इस तरीके का कोई रूल लेकर आए. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को बोला जा रहा है कि भाई उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए. महत्वपूर्णता कहाँ जाती है इस आर्टिकल की, देखिए GS पेपर 2 पॉलिटी. चलिए समझते हैं इसको डिटेल में. अब देखिए एक बहुत बड़ा इशू आप देख रहे होंगे, बहुत टाइम से चला आ रहा है कि एक आपको देखने मिल जाएंगे गवर्नर, ठीक है, एक आपको देखने मिल जाएंगे वर्सेस चीफ मिनिस्टर. नाउ व्हाट हैपन कि यूजुअली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें लगता है जो गवर्नर हैं ये एक एजेंट के रूप में काम करते हैं फॉर द सेंटर इनटू द स्टेट, एंड दे ऑलवेज इंटरवीन नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. चाहे सभा को भंग करने की बात कर लीजिए या दूसरी किसी सिचुएशन की बात कर लीजिए, दिस गवर्नर ऑलवेज प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. चलिए समझ लेते हैं कि आखिर करंट से इसका संबंध क्या है. देखिए अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में यहाँ पर एक इशू हमें देखने मिल रहा है. हुआ क्या, जो पंजाब के गवर्नर हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, आपको यहाँ पर न्यूज़ में भी बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग द पॉइंट हियर. ओके, सो दिस इज़ द बनवारी लाल पुरोहित, ये यहाँ के पंजाब के गवर्नर हैं. नाउ व्हाट हैपेंड कि इनको बोला गया कि भाई हमें बजट सेशन करना है, तो इन्होंने इसको डिनाई कर दिया दैट नो आई विल नॉट अलाउ द बजट सेशन टू बी कंडक्टेड. क्यों, इनका बोलना है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, इन्होंने अभी तक
जो इनकी पहली की क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस गवर्नर के द्वारा रेज किए गए थे, उसको यहाँ पर इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री वे में आंसर नहीं किया है। तो वो क्या रीजंस थे? देखिए, इसके पहले क्या हुआ था, जो आम आदमी गवर्नमेंट यहाँ पर जो थी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा था सिंगापुर में फॉर सम ट्रेनिंग पर्पजेस। रिजल्टेड इनटू व्हाट? जो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, इनका बोलना था कि नहीं, दिस इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट शुड नॉट डू इट, एंड ही रेज्ड अ क्वेश्चन। रिजल्टेड इनटू व्हाट? जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे भगवंत मान, उन्होंने कोई इनको जवाब नहीं दिया और इसकी वजह से हमें एक क्लैश देखने मिल गया। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द गवर्नर डिनाइड कि भाई नहीं, बजट सेशन नहीं होगा, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इसको कन्वीन नहीं करेंगे। रिजल्टेड इनटू व्हाट? जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट, ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एडवाइस किया गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर दोनों को दैट दे शुड डिस्प्ले मैच्योर स्टेटमैनशिप। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज द एंटायर डेमोक्रेसी। यू कैन नॉट जस्ट फाइट लाइक अ कैट्स एंड एनी टाइम यू कैन गो एंड अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट or any institution. There should be a mature behavior that everyone should do, because they are the responsible authorities who are handling the entire state. So साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए, यू ऑल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज रादर देन क्रॉसिंग द बाउंड्रीज और ओवरलैपिंग द बाउंड्रीज, म्यूचुअली यू शुड रिस्पेक्ट इट। However, ये matter was resolved without judicial intervene, as the court was informed that the governor had summoned the house to meet as scheduled on the 3rd of March. But question यहाँ पर ये आ जाता है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों हमें देखने मिलती हैं। लेकिन उसके भी पहले आपको जानना होगा आर्टिकल 174 के बारे में। क्यों जानना होगा? क्योंकि ये वही आर्टिकल है जो गवर्नर को पावर देता है टू समन द हाउस। Even though this particular article says that government shall summon the house from time to time to meet at such time and place as he thinks fit. Also, a constitutional bench had in Nabam Raiba 2016 ruled that the government can summon, prorogue and even dissolve the house only on the aid and advice of the council of minister. अब इसी के साथ आपको एक और आर्टिकल जान लेना चाहिए, विच इज़ द आर्टिकल 167, क्योंकि ये बात कर रहा है पावर टू द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग एन इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। वॉट दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी to furnish such information relating to the administration of the affairs or of the state and proposal of legislation as governor may call for. Also, if the governor so requested to submit for the consideration of the council of minister on any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the governor itself. So this is something जहां आपको conflict of issue देखने के लिए मिला between article 174 and article 167. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप मुझे उसके पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट द गवर्नर। साथ ही गवर्नर, किसी भी व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए या बनाने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर होती हैं। ऑल्सो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट स्टेम। ठीक है, ये बात कर रहे हैं मैथ्स इज नॉट फॉर गर्ल पॉइंट। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल कितना क्रिटिकल तरीके से लिखा गया है। तो पहले तो याद रखिएगा एक चीज़, स्टेम। स्टेम स्टैंड करता है किसके ऊपर? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्टेम फील्ड में हमें लड़कियों का जो इंटरेस्ट है उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा स्टेम को लॉन्च किया गया था 2001 में बाय द साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। रिजल्ट क्यों? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेम जो कि बात करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। आपको याद होगा एक बहुत अच्छे से आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का है उसकी ये ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे, ह्यूमनिज्म की बात करे और
दे शुड ऑल्सो हैव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म्स। इसी की वजह से आप समझेंगे कि भारत में स्टेम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता हो जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने रिसर्च करी तो इनको पता चला कि अबाउट 43% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर वुमेन। लेकिन वर्ल्ड में इतना बड़ा प्रपोर्शन लेने के बाद भी अगर आप उनके पार्टिसिपेशन देखें, उनके जॉब पार्टिसिपेशन देखेंगे तो दैट इज़ ओनली 14%। एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि व्हाट दे नीड टू डू, हमें यहाँ पर विज्ञान ज्योति स्कीम जैसी स्कीम या गति स्कीम विच स्टैंड्स फॉर जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, या किरण जैसे नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग जैसी स्कीम्स को लाने की ज़रूरत है, ताकि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है इन दी जॉब दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। चलिए, तो ये आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया व्हाट इज स्टेम, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस आर्टिकल। So you will see one thing, how society is responsible for not participation of girls in the STEM field। अगर आप बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे एक ऑर्थोडॉक्सी बनी हुई है दैट girls do not belong to these streams, they either belong to the arts and the home science and the other subject, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि आप नर्चरिंग करते टाइम किसी भी बच्चे के मन में इस तरीके की बातें डाल देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हुए आर्टिकल में बात की गई है कि क्लास 7th के एक बॉय स्टूडेंट से पूछा कि भाई व्हाट यू वांट टू बिकम, सो ही सेड दैट आई वांट टू बी अ मैथमेटिशियन एंड साइंस टीचर, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। वहीं एक दूसरी स्टूडेंट को लिया गया फ्रॉम द क्लास 7th इटसेल्फ और उससे पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, देन शी रिप्लाइड दैट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड आई वांट टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। सो दीज वर सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज। एक इनफॉर्मल डिस्कशन स्कूल्स में कंडक्ट कराए गए, गाँव के स्कूल में और आसपास की जगहों पर, जिसमें एक चीज़ समझ में आया कि गर्ल्स ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं दिखे आपको टुवर्ड्स दी स्टेम फील्ड, और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाए भी उन्होंने ज़्यादातर जो उनका प्रेफरेंसेस था दे टेंड टू बी फॉर द लाइफ साइंस ओवर फिजिकल साइंस। रिजल्टेड इनटू व्हाट, अगर आप देखेंगे तो समहाउ इफ दे वेंट इनटू दिस फील्ड दे डू नॉट मेक करियर। ठीक है, दे डू नॉट गेट गुड करियर ऑन दिस फील्ड बिकॉज वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लाइक वी आर नॉट पुशिंग गर्ल्स। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो एंड आस्क एनी स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग और मैथ्स इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, and many will tell you that how girls continue to be a rare sight in these classroom. You will see and you must have noticed and heard from your friends, some of your engineer friends, like it's like a Eid ka chant to see a girl in the engineering classroom, and this is something that we should not joke about. It is a very serious problem because 43% is something that is the highest in the world. So what if 43% get converted into the job field itself, then India will become the remarkably amazing. So why this problem is arising, क्योंकि अगर आप बात करें तो आप देखेंगे जो एबिलिटी है उसमें आपको कोई खास डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। आप आईसर की रिपोर्ट देखिए, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को देख लिए, उसमें एक डाटा लाया गया फ्रॉम द रूरल इंडिया which shows that boys outperform girls in mathematics significantly, which have been persistent over a time. वहीं आपको इसमें बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस भी देखने मिलेंगे, लाइक इन नॉर्थ इंडिया बॉयज outperform girls substantially, whereas in South India girls are the one who outperform the boys in the mathematic fields. So on an average, the performance of girls remain worse than that of the boys. And the reason behind is that they are not being encouraged to take STEM subject like science or mathematics, because बचपन से उन्हें सिखा दिया जाता है कि no, you are not meant to be scientist or engineer, rather what is good for you, you should go for the art side or the humanitarian side, that reflect the stereotype pattern that we are seeing in our society, whether you are talking about the parents, whether you are talking about the relatives, neighbor, parents, school teacher or anyone. And this is also the main reason why you are not getting enough participations of the girls.
सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट नीड टू बी डन। देखिए, टारगेटेड बिहेवियर इंटरवेंशन यहाँ पर करना ज़रूरी है, ताकि आप सबसे पहले किसे ख़त्म कर पाएँ, आप जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर ख़त्म करवाएं कि भाई मैथ्स इज़ नॉट ओनली फॉर द बॉयज़ बट इट इज़ फॉर द गर्ल्स एज वेल, लाइक इट इज़ फॉर एवरी वन। देयर शुड बी अ नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वहीं अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स की बुक हैं उसमें आपको फीमेल्स के नेम यहाँ पर यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, फीमेल कैरेक्टर्स को आपको यहाँ पर लाना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का एग्जाम्पल बुक्स में दिया जा रहा है, देयर यू नीड टू मेंशन द गर्ल्स नेम so that gradually that kind of temperament will be developed in the student's mind also। तो आपको दो चीज़ें करने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पर बिहेवियरल चेंज लाने की आवश्यकता है और कोर्स करिकुलम में चेंज करने की आवश्यकता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स दैट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही आप rausacademy.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट एंड ऑल द मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल आपके सामने आया है विच इज़ दिस द कैपिटल मार्केट्स थ्रू दी एसएसई। चलिए समझ लेते हैं ये एसएसई आखिर है क्या। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारा स्टॉक सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने सेट किया है दैट व्हाट दे विल डू, दे विल सेट अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए समझ लेते हैं, एसएसई जो है दैट वुड फंक्शन एज अ सेपरेट सेगमेंट, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंदर एक सेपरेट फंक्शन की तरह यहाँ पर ये वर्क करेगा और ये मदद करेगा उन सोशल एंटरप्राइजेस को वो टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इट्स मैकेनिज्म। now what they can do, they can go into the stock market, all the social enterprises they have to register with the SEBI, they have to tell the SEBI that okay this is the purpose and for this purpose what we need to raise the fund through the public। so what will happen here कि यहाँ पर एक ये मीडियम के तरह काम करेगा उन व्यक्तियों के बीच में जो फाइनेंस लेना चाहते हैं और ऐसे लोगों के बीच में जो फाइनेंस यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर एक वायबिलिटी आपको देखने मिलेगी, एक पीयर विजिबिलिटी आपको देखने मिलेगी और ग्रेजुअली जो लोग यहाँ पर फंड दे रहे हैं, फंड का मोबिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, उसके लिए जो एक पूरा ओपेक व्यू देखने मिलेगा, दैट वी विल गेट इन द एसएसई। वहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन ऑलवेज ऑल्सो इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटीज़ जो ऑफर करेंगी दैट बेसिकली विल बी ऑफर्ड बाय फॉर द प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस अंडर द मेन बोर्ड। सो इन ऑल अदर केस हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सोशली फंड्स को रेज करने की बात की जा रही है उसको यहाँ देखा जा रहा है। नाउ द कंडीशन इज़ कि क्या कोई भी जाकर यहाँ पर एसएसई के लिए लॉन्च कर सकता है? नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए कोई भी एनपीओ, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिटेबल सोशल एंटरप्राइजेस जो कि इस्टेब्लिश करेगी अपनी प्राइमेसी को ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ये रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एज द सोशल एंटरप्राइज and then they will make it eligible to be registered or listed on the SSE। अब यहाँ पर होगा क्या, सेबी इनको एक क्रेडेंशियल यहाँ पर देगा, सेबी इनको एक आईसीडीआर नंबर प्रोवाइड करेगा, सेबी अपने रेगुलेशन 292E के अंदर इनको रजिस्टर्ड करेगा, रिजल्टेड इन टू वॉट, इसके थ्रू यहाँ पर फंड रेज किए जाएंगे। अब देखिए समझिए क्या है, 2018 से अगर हम देखा है तो एक चीज़ हमें समझ आई दैट 2018 entails the enterprise must be serving to eradicate either hunger, poverty, malnutrition, inequality, and they should also promote education, employability, equality
to empower the women and LGBTQIA plus communities. वर्किंग इनको काम करना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में, नेशनल हेरिटेज की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए, डिजिटल डिवाइड की बात की जाए, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्हें काम करना चाहिए। बट एटलीस्ट 67% ऑफ देयर एक्टिविटीज़ मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अटेनिंग द स्टेट ऑब्जेक्ट्स। Only then they can come and registered as a SE. Okay, so this is something which is very very important और आपको यहाँ पर इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई कोई एनपीओ कैसे यहाँ पर रेस मनी करेगा या फिर कोई एफपीओ यहाँ पर मनी कैसे रेस करेगा। सो दैट इज ऑलरेडी गिवन एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट यू शुड बी अवेयर विद द SSE, व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, what is its importance and what are the eligibility for it. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, which is talking about the scheduled tribes panel that requisition FRA action report from top court. चलिए इसे हमें डिस्कस करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमारा NCST है विच इज़ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है फ्रॉम दी स्टेट एंड दी यूटीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जब आप बात कर रहे हैं FRAs की, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन हमें किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या आउटकम्स हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। किस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए इसको हैंडल करने वाली मिनिस्ट्री हमें देखने मिल जाएगी, आपको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री यहाँ पर देखने मिल जाएगी। और ये पूरा मुद्दा निकल कर आया है जो नई कंजर्वेशन पॉलिसी आई है 2022 की, द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जिसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कराने के काम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन इसकी पुअर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्हें बार बार जिम्मेदार समझा जाता है। तो पहले तो देखिए समझ लेते हैं, प्री में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा व्हाट इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात किया जाए या फिर सोशल इशूज़ की बात किया जाए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो NCST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने मिलेगी जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 89th अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस कमीशन को ऑथराइज किया गया था फॉर द वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। ये डील करती है विद द आर्टिकल 338। चलिए समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब की। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 Clause 25 of the Constitution, scheduled tribes are those community that are scheduled accordance with the Article 342 of the Constitution. Also, Article 342 of the Constitution says that the scheduled tribes are the tribes or tribal community or part of a group within these tribes and tribal communities which have been declared as such by the President through a public notification. ठीक है, तो 2011 के सेंसस को अगर आप उठा के देखेंगे तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो अकाउंट करती हैं 104 मिलियन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ 8.6% ऑफ द टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन। और इसमें से जो मैक्सिमम ट्राइब हैं ये आप देखेंगे प्रिमिटिव हैं, ये हिली रीजन्स और फॉरेस्ट रीजन्स में रहती हैं। इन दैट केस जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए और इनको फॉरेस्ट राइट दिए जाए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ FRA। चलिए इसे 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो समझ लेते हैं इन December 2006 द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द FRA 2006, very very important for state services as well as for the UPSC examinations। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को पास किया गया था विद द अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड पार्शियली करेक्ट्स द इनजस्टिस कॉज बाय ऑल द कॉलोनियल या फॉरेस्ट लॉ। क्योंकि आपको पता है कॉलोनियल टाइम पीरियड में व्हाट हैपेंड कि इन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के ट्राइब्स के जो राइट थे वो इनसे छीन लिए गए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी प्रीवियस फॉरेस्ट एक्ट थे 1856, 1894, 1927 उन्हें उनके द्वारा प्रिवेंट किया जाता था लोकल कम्युनिटीज़ को कि वो क्या कर सके, फॉरेस्ट या इनके सोर्सेज को यूज़ कर सके, जिसको यहाँ पर ख़त्म करते हुए एक नया एक्ट लेकर आया गया FRA 2006। सो इसकी अगर हम बात करें इसके नाम की तो इसको बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब
and the other traditional forest dwellers recognition of rights act FRA। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये क्या इंटेंड करता है। तो ये एक्ट ट्राई करता है टू रिकॉग्नाइज मार्जिनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड ओवर विच दे वर ट्रेडिशनली डिपेंडेंट, ऑन विच दे आर गैदरिंग देयर लाइवलीहुड एज वेल। सो क्या पोटेंशियल है एफआरए की? देखिए, ये एम्पावर करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ये इशू करता है पॉवर्टी एलिवेशन को करने के लिए, प्रो पुअर ग्रोथ इन पेड हीट टू conservation, management of natural resources of India, and especially to give the protection to the scheduled tribes। तो ठीक है भाई, आपने राइट की बात कर दी, तो कौन से राइट है जो यहाँ पर दिए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहला राइट है विच इज़ द टाइटल राइट। ठीक है, टाइटल राइट को अगर समझें तो ये FDSTs और ODFDs जो होती हैं, आपको पता होगा ODFD जब मैं बात करूँगी यहाँ पर तो आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएंगे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और FDST अगर मैं बोलूँगी तो दैट मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये इनको राइट देता है कि ये ओन कर सकते हैं लैंड को, फार्म कर सकते हैं, ड्वेल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। ओनरशिप की बात करें तो दैट इज़ ओनली फॉर द लैंड that is actually being cultivated by the concerned family and not new land that is being granted to them। वहीं यहाँ पर यूज़ राइट की बात करी जाए तो जो भी ड्वेलर्स हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं। डेवलपमेंट और रिलीफ राइट की बात किया जाए तो इन्हें रिहेबिलिटेशन की भी बात की गई है। इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन होता है, फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, या आपको कोई भी दूसरी आवश्यकता रखती है, तो इन दैट केस दे ऑल्सो हैव अ राइट टू रिलीफ एंड द डेवलपमेंट। लास्ट राइट इनके पास जो आ जाता है दैट इज़ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, जो इंक्लूड करता है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनरेट करने का, कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स दैट दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्विंग फॉर द सस्टेनेबल यूज। सो आई होप you are very much clear with this entire news। चलिए आगे बढ़ते हैं and it's time for current oriented one liners and first news is Asia's longest ever cycle race will be culminate at Kanyakumari after covering a distance of more than 3000 kilometers। Next is Madhya Pradesh Finance Minister Mr. Jagdish Deva presented a rupees 3.14 lakh crore budget in the assembly, in which government has allocated rupees 8,000 crore for Mukhyamantri Ladli Behna Yojana। Next news is first Bodoland International Knowledge Festival begins in Assam। This is for the Bodoland territorial region for administration, recognition, and the first Bodoland International Knowledge Festival। So it's a quiz time and first question is which of the following is our member country or the countries of Organization of Petroleum Exporting Countries। Next question is which of the following country is a member of Organization of Economic Cooperation and Development। So you all know the drill, correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer। Thank you for watching this video। Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates। Please follow us on Instagram and Facebook, links are given below in the description box। Thank you and see you tomorrow।